नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम आम आदमी खास पहल में। मैं हूं अनमोल कौर। नशा इंसान के लिए उतना ही घातक है जितना कि जहर। ये इंसान को दीमक की तरह खोखला बना देता है। फिर चाहे नशा शराब का हो, गांजे का हो या कोई और, हर तरह का नशा इंसान को तबाही और बर्बादी की ओर ले जाता है। नशे के आदी लोग अपने इस अनमोल जीवन की कीमत नहीं समझ पाते और गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं। आज के इस अंक में मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ रेखा झिंगन से, जो नशे के आदी लोगों को इस जाल से छुड़ाने का काम कर रही हैं। नशा एक मानसिक बीमारी है जो धीरे धीरे व्यक्ति का अस्तित्व ही खत्म कर देती है। आज स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों और ख़ास तौर पर युवा पीढ़ी बुरी तरह नशे की चपेट में आकर खोखली होती जा रही है। एक बार जब नशे की लत लग जाए तो ये उनकी मजबूरी बन जाती है और चाहते हुए भी उसे छोड़ नहीं सकते। ऐसे लोग अपने परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को ठीक तरह से नहीं निभा पाते और इसी नशे की अंधेरी दुनिया में जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकालने का काम कर रही हैं रेखा झिंगन। आइए मिलते हैं रेखा झिंगन से। रेखा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार मैम। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट कैसे आया कि आप इन लोगों के साथ काम करें? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मेरे अनफॉर्चुनेटली मेरे पति जो थे नशे में पड़ गए थे एंड 82 में उन्होंने स्मैक लेना शुरू कर दिया था और स्मैक लेते लेते मेरे को कोई रास्ता नहीं मिला और वो स्मैक के एडिक्शन में वो 15 साल उन्होंने स्मैक पी और हमें कोई रास्ता नहीं मिला, ना मुझे मेरे पास मैसेज था। 98 में मुझे किसी ने बताया कि नशा एक बीमारी है और इसका इलाज संभव है और उसके लिए रिहैबिलिटेशन में डालना चाहिए। तो इट वाज अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर मी और मुझे लगता था कि मैं दिल्ली की पढ़ी हुई हूँ, मैं दिल्ली बॉर्न लड़की हूँ, तब भी मुझे ये मैसेज नहीं मिला कि नशा एक बीमारी है और इससे छुटकारा पाया जा सकता है। तो यही अवेयरनेस की कमी मुझे बाद में बहुत खली और मुझे लगा कि अगर मुझे नहीं मालूम था लेकिन मैं और लोगों के लिए काम करूँ। तो जब मैंने पहले अपने हस्बैंड का इलाज कराया उसके बाद से ही मैंने वॉलंटरी जो था नशे वाले लोगों के लिए काम करना शुरू कर दिया और उसी के चलते चलते मैंने पहले लोगों को मैसेज देना शुरू किया और मैं इंडिपेंडेंट वॉलंटरी करती थी। जहाँ भी देखती थी कि अल्कोहल है, किसी के घर में समस्या, कि नशा लेके लिए समस्या है या कोई प्रॉब्लम है, तो मैं उनको मैसेज देती थी। लेकिन 2006 में मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा सिर स्तर पे काम करना चाहिए, तो मैंने सहज संभव की स्थापना की। जब आपने अपनी फैमिली में फ़र्स्ट टाइम अपनी मदर इन लॉ या किसी को बताया तो उनका फ़र्स्ट रिएक्शन क्या था? कोई भी खुश नहीं था। सबको ये था कि शराबी कबाबियों के साथ क्या काम करना और कोई भी डिग्निटीफाइड काम नहीं था और सब कहते थे कि इनके साथ में काम करना, क्योंकि कोई भी इस तबके को फेवर नहीं देता। और मेरे साथ में भी यही प्रॉब्लम थी, लेकिन मेरे हस्बैंड जो थे उन्होंने उस टाइम मुझे सपोर्ट किया और मैंने फिर इन लोगों के साथ में काम करना शुरू किया। मैं भी नशे के अंदर बहुत फंस गया था। मेरे को कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था कि मैं इस नशे से कैसे निकल पाऊँ। मेरे को एक सज्जन मिले कि अगर आप इस नरक से निकलना चाहते हैं तो हमारे यहाँ एक प्रोग्राम है, आप आइए। तो मेरे को एक चर्च में मिलना, तो मैंने ऑफिस से जैसे ही आया घर पे, तो मैंने रेखा जी को कहा, रेखा जी मेरी वाइफ हैं, कि मैं ऐसे मेरे को कहा कि कहते कन्वर्शन का प्रोग्राम तो नहीं है। मैं कहा नहीं, नशा छोड़ने की प्रोग्राम है। तो मैं इनको साथ ले गया, उस मीटिंग में ले गया, तो इनको भी बहुत अच्छा लगा और मेरे भी अंदर एक बहुत अच्छा वो आया कि ये जो लोग नशा छोड़ चुके हैं इतना हंस खेल रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि सूरज निकल के बाहर आया हुआ है। और मेरे को बड़ा फील हो रहा था कि मैं ऐसा क्यों नहीं। उसी दिन से मैंने कहा कि मैं इस नरक से निकलना चाहता हूँ, मेरे साथ मैं इस नशे से दूर कराओ। और
उन्होंने बताया कि यहाँ ऐसे रिहैब है, चले जाइए। मैं उस दिन प्रोग्राम लेके रिहैब में आया और इन रेखा जी ने मेरी सुबह शाम सपोर्ट किया, बहुत अच्छी तरह सपोर्ट, मेरे को इस नशे दलदल से निकलने के लिए बहुत सपोर्ट किया। तो जब मैं उस प्रोग्राम को लेके आया तो इन्होंने उस मीटिंग को नहीं छोड़ा जो ये सह रही थी। ना इन्होंने ये देखा कि खुशी क्या है, ना इन्होंने देखा कि बच्चे पल कैसे रहे हैं, बच्चों की खुशी क्या है। बहुत कुछ इन्होंने सेक्रीफाइस किया हुआ था। तो जब हमने ये देखा कि जो नशा छोड़ चुके हैं ये सब कुछ पा रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि मैं इस काम में भी इन्वॉल्व होंगी और सबको ये खुशियाँ देने की कोशिश करूँगी कि लोग इस नरक से निकल के बाहर आएँ और छोटी छोटी खुशियाँ पाएँ, मार्केट जाएँ, बाज़ार जाएँ, शादी ब्याह में बड़े प्यार से रहें, बहुत पिकनिक मनाएं। नशेबाज जिन्होंने छोड़ रखा था वो अपने आप मिलकर पिकनिक भी मना रहे हैं, सब कुछ मतलब घूम भी रहे हैं, जहाँ जाना चाहते हैं। कि बहुत ऐसा लगा कि बहुत अच्छा संसार है। इससे पहले इन्होंने संसार देखा ही नहीं था। इस जो मैं नशे का पीरियड था ये मतलब नरक में जी रहे थे, ये मैं तो जी ही रहा था, मेरे को नहीं पता लग रहा था। मैं तो एक कॉमन सेंस में नहीं था, पर ये सेंस में होते हुए भी अनसेंस में थे। तो हम दोनों ने मिलकर ये सोचा, मैं तो अभी गवर्नमेंट की नौकरी कर रहा था, मैंने कहा आप शुरू करें, हम कोशिश करेंगे। इन्होंने बांध लिया कि सबको खुशियाँ दिलानी है और इसी में आप ये लगी हुई हैं और मेहनत कर रहे हैं। एक महिला के तौर पर आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिस तरह से ये एक ऐसा काम है जिसे कि करते हुए हर कोई इंसान कतराता है? मेरे को ही लोग अपने घर में बुलाने को तैयार नहीं थे, क्योंकि मेरा घर वाला खुद एक नशेबाज था। तो फैमिली में तो दिक्कतें आती हैं, फाइनेंशियली तौर पे टूटे हुए थे हम लोग। सबसे बड़ी बात ये थी कि समाज में हमारा कोई स्थान ही नहीं था। नशेबाज की फैमिली होने के कारण कि हमारी दुर्दशा तो थी कि हमें कोई समझने को ही तैयार नहीं था कि भाई ये क्या कर लेगी, इसका तो घर वाला खुद पीता है। तो ये चीज़ें लोगों को मनवाने में या लोगों को समझाने में काफ़ी टाइम लगा मुझे। और जैसे जैसे अब मैं आगे बढ़ रही हूँ तो लोग साथ आते हैं, समाज में भी एक इज्जत है। मैंने एक्सपीरियंस सुने इनके जो पेशेंट्स हैं, मेरे तो मतलब रोंगटे खड़े हो गए। वो ऐसे ऐसे पेशेंट्स को इन्होंने ठीक किया यहाँ पर, और बिल्कुल अभी वो बिल्कुल फ्रेश बाहर ज़िंदगी जी रहे हैं। अब मतलब मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगी। जो एक गौतम नाम था शायद उनका, उन्होंने अपना जो पूरा एक्सपीरियंस पूरी अपनी उन्होंने जर्नी बताई थी, किस तरह से उन्होंने शुरू किया और उनके शरीर में कीड़े पड़ गए थे, मतलब इस हद तक वो थे। और एंड बताऊंगी कि उन्होंने उनकी माँ की डेड बॉडी से शराब पीने के लिए कान के सोने के टॉप्स निकाले कि मुझे 4 दिन की शराब और मिल जाएगी। वो आदमी, इस हालत से गिरा हुआ इंसान, आज वो खड़ा होके कॉन्फिडेंटली बोल रहा था कि रेखा जी की वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं जॉब कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब में कर रहा है वो भी, और मतलब बिल्कुल फ्रेश, ठीक है, वो अपना परिवार देख रहा है, औरों की भी सेवा कर रहा है। तो मैं बहुत इम्प्रेस हूँ इनसे, मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके, और ये बहुत ही अच्छा काम कर रही हूँ, मैं इनके साथ हूँ हमेशा। जब आपने शुरुआत करी, करीबन अब आपको 9 साल हो चुके हैं, तो पहला पेशेंट आपके पास किस तरीके से आया और आप उसको कहाँ से कैसे लेकर आई? पहला पेशेंट मैं जब वॉलंटियर करती थी तो एक इधर का था, बुद्ध विहार का, नाम तो मैं उसका नहीं बताना चाहूँगी, पर उसकी मिसेज के साथ में मेरे संबंध थे। मैं उनको एक बार अवेयरनेस का मैसेज देकर आई थी। तो वो एक मेंटली सिक डिप्रेशन का पेशेंट था, लेकिन वो अल्कोहल ले लेता था तो पागल हो जाता था। तो फर्स्ट पेशेंट मेरा, जब मैंने इसकी स्थापना करी थी 12 दिन बाद, तो उनका फ़ोन आया तो कि भाई अपने भाई को ले जा।
तो मैंने कहा क्या हुआ, कहने लगी नहीं तो इसको लेके जा। तो कई पेशेंट ऐसे थे जो मेरे नाम से आ जाते थे कि दीदी के साथ तो चला जाऊँगा, किसी और के साथ नहीं जाऊँगा। तो शुरू में तो पेशेंट भी मैं ही लाती थी, गाड़ी लेके गई, फिर मैं उसको लेकर आई, फिर मैंने उसको समझाया। और शुरू में तो मिसबिहेव क्या, मतलब वो इतनी ऐसी स्थिति में ही नहीं होता, फिज़िकल और मेंटल स्थिति बहुत बेकार होती है। फिर उसको ला के उसको समझा समझू के 2-3 दिन तो फिर वैसे परेशानी होती है उसको जब उसका नशा टूटता है। तो फर्स्ट पेशेंट मेरा 12 दिन बाद आया था और वो मेरे पास फिर 6 महीने रहा और नाउ ही इज़ लीडिंग अ वेरी गुड लाइफ अपनी फैमिली के साथ में। उसके दोनों बच्चों की शादी हो गई है एंड वो ठीक है। नशे के लिए स्टार्टिंग से कूड़ा बीनना चालू हुआ तो परिवार छूटा। परिवार के छूटते ही थोड़े दिन बाद बच्चे छोड़कर चले गए। मेरे को आज 8 साल 9 महीने और 1 दिन नशे से दूर हो गया। मैं यहाँ पर आया था, उस टाइम मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा डाउन थी। नशा जो है मेरी ज़िंदगी में 6 साल की उम्र से बीड़ी से चालू करने के बाद 18 साल तक आते आते मैंने सारे नशे चेक कर लिए थे। 18 साल के बाद तो फिर नशे की ज़िंदगी ऐसी काटी है जो वो आज तक शायद याद ही करके खाली रोह कांप जाता हूँ। यहाँ संस्था में मेरे को एनए वालों ने भेजा था, मैडम के यहाँ पर। यहाँ आने के बाद मैं 1.5 साल यहाँ मैंने अपना इलाज लिया। 1.5 साल के बाद आज मैं बिल्कुल सही हूँ, परिवार के साथ रहता हूँ। अभी आपके इस बैच में कितने से कितने पेशेंट होते हैं और किस तरह से आप उनको ट्रीटमेंट देते हैं? मेरे पास एक बैच में 35 से 40 लोग होते हैं और इससे ज़्यादा मैं रखती नहीं हूँ। तो 35-40 में भी ये है कि इसमें 18 साल से लेके, वैसे तो मेरे पास एक 10 साल का बच्चा भी एडमिट हुआ है, लेकिन 18 साल से लेके और 70 साल के बूढ़े। अब कई बार तो ये लगता है कि बुज़ुर्गों को हम लेते भी नहीं है कि भाई क्या करोगे उसका नशा छुड़ा के जब वो सारी ज़िंदगी। तो लोगों को ये शिकायत होती है कि मैडम ही इज़ बिहेविंग लाइक एब्सर्ड थिंग, कि वो गिर रहा है बुढ़ा, लोग तमाशा देख रहे हैं, उसकी बहुएं मजाक उड़ा रही हैं, पोते पोतियाँ, तो उनको शर्मिंदगी होती है, इसलिए वो एडमिट करा जाते हैं। और ये कि बड़ी अच्छी सी बात है कि जो बुज़ुर्ग आए वो अब ठीक है, मतलब दे आर लीडिंग ए वेरी गुड लाइफ, क्योंकि नशा छोड़ने के बाद दे रियलाइज़ कि भाई अगर मैंने पिया या मेरी वजह से तकलीफ़ होती है बच्चों को तो मुझे नशा छोड़ना पड़ेगा। आप इन लोगों को किस तरह का ट्रीटमेंट देती हैं और किस तरह से इनकी जो लाइफ है उसको आप सुधारती हैं? जब नशा छोड़ने के लिए मेरे पास कोई आता है तो पहले तो हम उसको फिज़िकली ट्रीट करते हैं, डॉक्टर्स की दवाइयाँ वगैरह देते हैं। जब वो फिज़िकली फिट हो जाता है देन हम लोग बिहेवियर थेरेपी पे आते हैं और उसके लिए हमारी ग्रुप थेरेपी काम करती है। ये ग्रुप में ही रहकर एक दूसरे के साथ में, जब ये ग्रुप में रहते हैं तो डिसिप्लिन और हमारा टाइम टेबल जो फॉलो करते हैं उसी के साथ साथ अकॉर्डिंगली इनके बिहेवियर पैटर्न में फ़र्क आता रहता है। आखिरी जो तीसरा पार्ट है वो है स्पिरिचुअल, आध्यात्मिकता इनकी, जब ये नशा करते हैं तो इनकी आध्यात्मिकता शून्य हो जाती है। अच्छे बुरे का बोध नहीं रहता, माँ बाप को गाली देना, उल्टी सीधी हरकतें करना, सब कुछ करना। तो ये चीज़ें जो है ना, हम इनको बिहेवियर थेरेपी और अपने सेशंस के थ्रू और इंडिविजुअल काउंसलिंग के थ्रू हम इनको समझाते हैं और इसी के लिए हमें इनको यहाँ पर अपने पास रखना पड़ता है, जो कि 100 to 180 डेज़ का कोर्स है। और इसके बिना कोई भी किसी को भी कहना कि भाई वो ठीक हो जाएगा, ये इम्पॉसिबल सी बात है। आधा घंटा 1 घंटा बाथरूम में बिताते थे। बीड़ी में से वो निकालते थे, जैसे मसाला पड़ा है कभी बेड पे डाल दिया, कभी ड्रेसिंग टेबल पे डाल दिया और उसको भर के पीना, कमरा बंद कर लेना, ज़्यादा बोलना, बच्चों से लड़ना, मुझसे लड़ना, ये सब घर में करते थे। जॉब छोड़ दी, हर चीज़ की प्रॉब्लम है, बच्चे पढ़ रहे हैं, कॉलेज में बेटी पढ़ती है, बेटा स्कूल में पढ़ता है, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो होगी। मैंने इनसे मैडम से बात की, इन्होंने कहा कि अगर वो एग्री हो जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं होते हैं
तो हम अपनी गाड़ी भेज के फिर मंगवा लेते हैं। फिर इन्होंने अपने बंदों को गाड़ी लेके भेजा और फिर हमने उनको रात में भेजा। तो पहले तो वो यही नहीं एक्सेप्ट करते थे कि मैं नशा करता हूँ। आज मैं उनसे मिली तो मुझे पता लगा कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं नशा करता हूँ। रेखा जी, आप किस तरह से यहाँ पर पेशेंट को ये जज करती है कि इसने किस तरह का नशा किया है, ड्रग्स, शराब, ये और इसके अलावा? क्योंकि जो पेशेंट आते हैं वो तो ये कह रहे हैं कि हम कोई नशा नहीं करते। हर एक अल्कोहलिक के अलग सिम्टम्स होते हैं, ड्रग्स वाले के अलग होते हैं, मैरिजुआना के अलग हैं, स्मैक वालों के अलग हैं। इनके सिम्टम्स ही इनको हमें बता देते हैं कि भाई ये क्या लेता होगा। और कुछ नशा जब छूटता है और विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं उनसे भी, और फिर ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमने ये नशा किया था और मुझे ये तकलीफ़ है। तो उन्हीं को देख के हम लोग इनका ट्रीटमेंट आगे शुरू करते हैं। किस तरह के सिम्टम्स होते हैं? नींद ना आना, बेचैनी, भूख नहीं लगना, वॉमिटिंग्स लग जाना, डिहाइड्रेशन हो जाना, साथ में पेन होना बॉडी में, सबसे ज़्यादा बेचैनी है ना, उसमें अकेलेपन में चले जाना, आइसोलेशन में चले जाना। तो ये सब सिम्टम्स हैं इनके। जब ये नशा छोड़ते हैं तो ये सब सिम्टम्स शो करते हैं। लेकिन सोसाइटी में कुछ लोगों की ये धारणा भी है कि अगर हम रिहेबिलिटेशन सेंटर अपने बच्चे को या अपने पेशेंट को भेजते हैं तो वो इंजेक्शन या मेडिसिन के थ्रू उनको गलत उनको लगता है कि हाँ इनको दोबारा से उस चीज़ में भेज देंगे, हम लोग ठीक करने की बजाय उनको वापस उसी कंडीशन में। नहीं मैम, ये तो मिथ है, ये तो गलत बात है जो भी है कि कोई भी रिहेबिलिटेशन सेंटर, मैं अपनी बात नहीं कर रही, ये तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, कोई भी रिहेबिलिटेशन सेंटर किसी को भी गलत मेडिसिन और इंजेक्शन नहीं देगा। क्योंकि उसके लिए हम लोग ऐसा तो है नहीं कि हम लोग इनको आइसोलेशन में रखते हैं या हम इनको बताते नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे पास ग्रुप रहता है, ग्रुप के साथ में हाँ कोई और प्रॉब्लम हो या किसी और वजह से, कई बार साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जिसकी वजह से बिहेवियर चेंज होते हैं। तो अभी तक आप कितने लोगों को नशा मुक्त कर चुके हैं यहाँ पर? ये तो एक मैं एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता सकती, पर इतना मुझे मालूम है कि 70 to 80% जो है हमारी ग्रोथ है कि भाई इतने लोग जो है नशा मुक्त हो जाते हैं। तो जब आपका पेशेंट यहाँ पर कोई लेके आता है तो उस टाइम उनकी क्या कंडीशन होती है? जब यहाँ से जाता है तो उस टाइम पर क्या कंडीशन होती है? जब घर वाले हमें बुलाते हैं पेशेंट को लेने के लिए तो उनकी वो कंडीशन होती है कि घर वाले भी हाथ लगाना नहीं चाहते। कोई पॉटी में पड़ा हुआ है, कोई नाली में पड़ा हुआ है या कोई बेहोश पड़ा हुआ है, और इवन फैमिली कहती है ये पड़ा है इसको उठा के ले जाओ। मतलब आप यू वोंट बिलीव कि फैमिली भी इतनी ज़्यादा वो हो जाती है कि भाई वो पड़ा है तो उसको हिलाएंगे भी नहीं कि भाई उसको साफ़ करके या नहला धुला के भेज दें। ऐसी कंडीशन में हम लेकर आते हैं और तकरीबन लोग जो है बहुत कम ऐसी परसेंटेज होती है जो फैमिली वाले विलिंगनेस से छोड़ जाएं या वो खुद आ जाएं। तकरीबन हम लोगों को घर से ही लेकर आना होता है और कंडीशन बहुत तकरीबन पी होती है और बहुत बुरी हालत होती है। और जब यहाँ से जाते हैं दे आर वेल टू डू, है ना। हम तकरीबन लोग जो हैं ठीक ठाक जाते हैं और खुश होकर जाते हैं एंड ग्रैटिट्यूड तो होता ही है उनको कि भाई हमारा जीवन बच गया, और दे फील वेरी सेटिस्फाइड। पूरे दिन का शेड्यूल इन लोगों का क्या रहता है, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक? सबसे पहले हमारा जो यहाँ पर काम होता है इनको डिसिप्लिन में लाने का। मॉर्निंग में हम लोग इनको पहले वेकअप होता है, इनका वेकअप होने के बाद में ये अपना फ्रेश वगैरह होते हैं, नहाना धोना, उसके बाद में योगा मेडिटेशन की क्लास होती है। देन हम लोगों की मतलब ये प्रेयर तो एक इनका जो है स्पिरिचुअल जो ट्रेनिंग है हम देते ही देते हैं। उसके बाद में इनका योगा मेडिटेशन के बाद में ब्रेकफास्ट होता है।
ब्रेकफास्ट के बाद में वर्क थेरेपी होती है, जो अपने घर की साफ़ सफाई और अपना पर्सनल हाइजीन का, और उसके बाद में हमारी एक सेशन होता है GFT का, जस्ट फॉर टुडे, दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन AA, अल्कोहलिक एनोनिमस। और उसके बाद में हमारा फिर एक इनपुट का सेशन होता है 11 बजे। 11 बजे के बाद में सेशन होता है हमारा 12 बजे एक ग्रुप डिस्कशन का। उसके बाद में हमारा लंच होता है, लंच के बाद में हम इनको रेस्ट देते हैं, रेस्ट के बाद में फिर एक सेशन होता है राइटिंग सेशन। राइटिंग सेशन में दे हैव टू राइट द रिफ्लेक्शन, द फीलिंग्स ऑफ द डे। उसके बाद में हमारा एक सेशन होता है बुक रीडिंग का, जो हमारा अल्कोहलिक एनोनिमस का या जो हमारा लिटरेचर है अल्कोहलिक एनोनिमस पे, हम उसको इन लोगों को समझाते हैं। आफ्टर दैट उसके बाद में टी टाइम होता है। टी टाइम के बाद में अगेन एक सेशन होता है स्टेप वर्किंग का, जो हमारा स्टेप वर्किंग है कि हम लोग कैसे हम लोग नशे में आए और कैसे हमारे को 12 स्टेप बेस्ड प्रोग्राम है ये हमारा। तो इस पर स्टेप वर्किंग पे प्रोग्राम होता है। उसके बाद में हमारा होता है गेम सेशन। गेम सेशन में हम लोग इनको 1-1.5 घंटा देते हैं इंडोर गेम्स के लिए, न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए, व्हाट्सएवर देख हम लोग करना चाहे, रिलैक्सेशन के लिए। आफ्टर दैट 1 घंटा हमारा जो होता है वो मूड मेकिंग का प्रोग्राम होता है, जिसमें प्रेयर और मूड मेकिंग कि ये अपनी फीलिंग के थ्रू हो, ये अपना गाना बजाना करें। आफ्टर दैट अगेन फिर एक सेशन होता है हमारा एनए की मीटिंग। तो मीटिंग का दैट इज़ एनोनिमस, और ये अपनी अपनी फीलिंग जो ये लोग करके आए हैं या व्हाट दे सफ़र्ड इन द पास्ट, उसके बारे में इनकी शेयरिंग सेशन है। आफ्टर दैट उसके बाद में डिनर के बाद में हमारा एक पोस्टमार्टम की होता है, दैट इज़ फीलिंग सेशन। उसमें हम लोग इन लोगों को कहते हैं कि आज के दिन आप लोग क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ, दे हैव टू गो थ्रू इट। और उसके बाद में इनका रात को नाइट प्रेयर एंड देन लाइट्स ऑफ। तो इनकी फैमिली जो है वो कितने टाइम बाद इनसे मिलने आती है? फैमिली काउंसलिंग भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी इन लोगों की काउंसलिंग है। तो उनको हम टाइम टू टाइम इनको बुलाते रहते हैं, लेकिन हम फर्स्ट टाइम जब फर्स्ट मीटिंग है वो हम 40 डेज़ बाद प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो 40 डेज़ में क्या होता है कि जो पर्सन जो आता है जब ड्रिंक करके आता है, तो 40 डेज़ उसको लगते हैं हमारे साथ इन्वॉल्व होने के लिए, ताकि वो हमारे पे विश्वास कर सके, हमारे से बात कर सके, हमें भी उसके बिहेवियर पैटर्न के बारे में पता लग सके। तो जैसे जैसे फिर हम उससे बात करते हैं, तो हम फर्स्ट मीटिंग जो है 40 डेज़ बाद, आफ्टर दैट फिर 15 डेज़ बाद में हम फैमिली मीटिंग कराते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई यहाँ पर पेशेंट आया और वो ये कहता है कि मुझे यहाँ से भागना है, या कोई किसी ने यहाँ से भागने की कभी कोशिश की हो? हाँ, कोशिश तो करते हैं मैम ये भागने की, और कई मौका मिल भी जाता है लोगों को। लेकिन कई बार मेरे को मतलब फैमिली से शिकायत रहेगी, फैमिलीज़ वाले भी नहीं समझते। कई बार फैमिलीज़ वालों को भी लगता है कि 15 दिन 20 दिन महीना छुड़वा दिया, चलो जी अब ये ठीक हो गया, फिज़िकल स्टेट इसकी ठीक हो गई। लेकिन दैट इज़ रॉन्ग। अगर आपने ट्रीटमेंट करवाना है और अपने एडिक्ट को ठीक करना है, तो यू हैव टू गिव टाइम। जब तक आप टाइम नहीं देंगे, आप ठीक हमसे रिजल्ट्स की उम्मीद नहीं कर सकते। सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली जो लोग नशा करते हैं? हर घर में या हर स्कूलों में ड्रग एजुकेशन होगी, तो शायद बच्चे जो हैं ये ज़्यादा इस बात को समझ सकेंगे। नशे से छुटकारा पाने के लिए केवल कोशिशें करना ही काफ़ी नहीं है, उनके साथ साथ उन्हें मानसिक तौर पर मजबूत बनना पड़ेगा, ताकि नशे की अंधेरी गलियों से निकलकर समाज के नए उजाले में अपनी एक नई पहचान बना सके और रेखा जैसे लोगों की कोशिशें कामयाब हो सके। आज के इस अंक में बस इतना ही। अगर आप भी किसी ऐसी प्रतिभा को जानते हैं तो हमारे इस ईमेल आईडी पर लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है aakp.lstv@gmail.com। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खाने कलेजा मेरा पटिया, दस मैं की नशे बिचो खटिया, दस मैं की नशे बिचो खटिया। ओए पींदा सी ओ लस्सी नितरदा सी आजाद, ओए नशियां दी होड़ पिछे होया बर्बाद।